गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th का एनुअल एग्जाम जो कि आपके 2024 में होने वाले हैं, उनके लिए सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेटल और नॉन मेटल से है, आज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ये चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 3 चल रहा है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और आप भी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हमारा पहला प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। यहां पर बच्चों गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस करते हैं, वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट। वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट, नॉन मेटल नहीं रिप्लेस कर पाते हैं। इसका आपको रीजन देना है। मेटल जो होता है वो डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको रीजन देना है। तो यहां बच्चों खासकर मेरा आंसर, मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अर्थ हुआ वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। देयर एटम रीडली, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रीडली लूज इलेक्ट्रॉन। तो दे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल्स जो होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, एंड द मेटल देयर एटम्स, सॉरी नेचर, देयर एटम्स लूज readily lose electrons to form positive ions। ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो मेटल क्या करते हैं, जैसे M है, M इज अ मेटल, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ओके, इट फॉर्म्स 2+ + 2e-। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। और ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। ओके, तो मेटल loses electron and these electrons are accepted by hydrogen atom and forms hydrogen gas. Non-metal metal के just opposite है, it accept the electron। ये हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मेटल यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और ये लॉस जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है उसको नॉन मेटल ने गेन करके हाइड्रोजन गैस में चेंज कर दिया। द मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, whereas नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का में होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को प्रोवाइड होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। तो मेटल्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और ये लूज इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन एटम। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव इन नेचर, ये नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। Non-metals are electronegative in nature, and this means that their atom can take up electron, मतलब they accept electron and cannot lose them. That is, non-metal cannot lose electron. Non-metal cannot lose electron.
लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं नॉन मेटल? नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, therefore they do not evolve hydrogen gas, so they do not evolve hydrogen gas, evolve hydrogen gas, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाते। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते थे वो इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में फॉर्म करता था, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता था। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो H प्लस प्लस Cl आयन या कोई भी एसिड H प्लस के रूप में रहेगा, और ये H प्लस मेटल द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो एक्सेप्ट जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दैट इज वो हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ओके, एंड नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकेंड है द वे मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विथ एयर। जिस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन एयर और वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये बताता है इंडिकेशन ऑफ देयर पोजीशन इन दिस ऑफ दीज मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज। इससे पता चलता है कि उनका पोजीशन एक्टिविटी सीरीज में कहाँ होना चाहिए। इन दिस स्टेटमेंट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये कथन जो है ये ऊपर लिखा हुआ है वो बात सही है? जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ इस आंसर को जस्टिफाई कीजिए। द वे लाइक मेटल, द वे मेटल लाइक, जिस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन एयर और वाटर से रिएक्ट कराते हैं, ये बताता है, ये इससे पता चलता है कि मेटल की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो आप इस आंसर की जस्टिफिकेशन करें। तो बच्चों, द वे मेटल लाइक सोडियम, आंसर है इसका यस। इसका आंसर है बच्चों, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, दिस स्टेटमेंट इज true. Okay, we can have idea about relative position of metal in activity series from this reaction. हम लोगों के पास we can have ideas about the relative position of these metal in activity series, because सोडियम जो होगा वो वायलेंटली रिएक्ट करेगा, बहुत तेज से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर में पोटेशियम, तब है आपका सोडियम, तब कैल्शियम, देन यू हैव मैग्नीशियम, then aluminum, then zinc, then iron, then lead, then hydrogen, then copper, then mercury, then silver, then gold, then platinum. Okay, ये इस तरह से एक्टिविटी सीरीज का अरेंजमेंट है। Hg ये आपका कॉपर है। तो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये पोटेशियम, सोडियम ये यहां पर है, देखिए सोडियम का पोजीशन बिलो पोटेशियम। तो इससे हमको क्या इंडिकेशन मिलता है? यस, वी कैन हैव आइडिया, इससे रिएक्टिविटी सीरीज से हमें आइडिया मिलता है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर लीड है तो लेड हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, लेड के ऊपर आयरन है तो आयरन लेड से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन के ऊपर जिंक है
तो जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सो ऑन, ये ऊपर जा रहा है. तो यस, वी कैन हैव आइडिया अबाउट relative position relative position relative position of these metals, of these metals in the activity series, in the activity series, in the activity series. Okay, we can have idea of relative position of metal in the activity series. जैसे सोडियम रिएक्ट, सोडियम की बात करें, सोडियम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो सोडियम रिएक्ट, सोडियम रिएक्ट विगरसली, रिएक्ट वायलेंटली, ये बहुत तेजी से, तीव्र, वायलेंटली, इवन विथ कोल्ड वाटर, इवन विथ कोल्ड वाटर. सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत तीव्रता से रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर, एंड विथ एयर, और ऑक्सीजन, with air or oxygen, it readily combines, it readily combines. Okay, ऐसा है. तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज ये बताता है कि कितना तेज रिएक्शन होगा, दैट इज जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो काफी रिएक्टिव होंगे वाटर और ऑक्सीजन के प्रति. मींस सोडियम काफी रिएक्टिव होगा वाटर और ऑक्सीजन और एयर के प्रति, कैल्शियम की तुलना में कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम की तुलना में ऑक्सीजन और वाटर के प्रति. तो ये चीज यहां पर बताया गया है. तो दूसरा, मैग्नीशियम रिएक्ट, सोडियम तो रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ और इट रेडली कंबाइंस विद द एयर. ओके, मैग्नीशियम जो होता है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम. मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली और मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम. सो मैग्नीशियम react with hot water, मैग्नीशियम किस तरह से रिएक्ट करेगा, विथ हॉट वाटर एंड एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एयर और ऑक्सीजन, यू कैन से एयर में ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग, ये हीट करने पर ही रिएक्ट करेगा, हीटिंग. ओके, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर से और एयर और ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब उसको हीट किया जाए, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम. इसके बाद है आयरन की बात. तो आयरन ना हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा ना कोल्ड वाटर से, और इट विल रिएक्ट विथ स्टीम, ये स्टीम से रिएक्ट करेगा बिकॉज बहुत लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम की तुलना में आयरन. अब थर्ड है, जैसे कि आयरन की बात करें, आयरन Fe मतलब आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम ओनली एंड विथ एयर it react very slowly, very slowly. तो रिएक्टिविटी सीरीज में दिस शोस दैट रिलेटिव पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज, और यही बताता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज. दिस shows relative position
of metals in the activity or reactivity series. एक्टिविटी सीरीज, तो कैसे रिएक्टिविटी सीरीज है? सबसे ऊपर कौन होगा? सोडियम, इसके बाद कौन होगा? मैग्नीशियम, सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा? आयरन। आयरन इज लिस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर सोडियम बच्चों, तब होगा आपका मैग्नीशियम, तब होगा आयरन। आयरन इज लिस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी का ऑर्डर सोडियम सबसे ज्यादा, तब मैग्नीशियम, तब होगा आयरन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज लाइक दिस। ऑर्डर में सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन आयरन। अब आपके थर्ड क्वेश्चंस जो है उसकी थर्ड क्वेश्चन है third question is, why are metal not generally found? Why are metals not generally found in nature? Not generally. Metals not, why are metals not generally found in, not generally found in, why are metal not generally found in their free state, their free state? मेटल मुक्त अवस्था में नहीं पाए जा सकते। दिस इज थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, और बी पार्ट है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड, why do ionic compound conduct electricity in their molten state, in the molten स्टेट? ओके, ये क्वेश्चन है आपका। दीज आर द क्वेश्चंस। तो बच्चों यहां हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाई आर मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ए, तो इसका आंसर है मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। तो why are metals not generally found in their free state? तो metals क्या होते हैं? metals are generally reactive. metals बहुत रिएक्टिव होते हैं। metals are generally reactive मेटल्स समान रूप से बहुत ज्यादा जो होते हैं वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर जनरली रिएक्टिव इन नेचर एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कहाँ? हाई temperature prevailing below the surface due to high temperature prevailing below the surface of the earth they generally exist in combined state.
generally exist in combined state. Exist in combined state. जो सरफेस में जो मेटल्स जो होते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट में विथ अदर एलिमेंट, विथ अदर एलिमेंट, आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल के साथ ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो बच्चों मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव नेचर की वजह से अगर पृथ्वी के जस्ट सरफेस जो होते हैं नीचे जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर हाई होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि वो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइंड स्टेट में, मेटल और नॉन मेटल के साथ हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से। दिस इज ए। और बी है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्यों? आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैटायन और एनायंस के बने होते हैं, तो कैटायंस और एनायंस के स्प्लिट होने से आयंस बनते हैं, मतलब कि आयनिक कंपाउंड के स्प्लिट होने से आयंस बनते हैं। तो आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। The ionic compound conduct electricity. Compound conduct electricity. Conduct electricity due to movement of ions. Movement of ions. Ions के movement के कारण. Due to movement of ions. और यही बात अगर सॉलिड स्टेट में होती है, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इसमें हार्डली एनी मूवमेंट हो पाएगा। इन सॉलिड स्टेट दे आर इनकैपेबल, इसमें आयंस जो होते हैं मूवमेंट करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन वही मोल्टन स्टेट में ये आयंस मूव करने के लिए सक्षम होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। Since these ions have hardly any movement in their solid state, any movement in their solid state, इस आयंस का कोई मूवमेंट नहीं होता है इनके सॉलिड स्टेट में, और ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, सो दे आर नॉन कंडक्टिंग, सो दे आर नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड, और ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, दे आर नॉट कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। बट मोल्टन स्टेट आयन कैन मूव फ्रीली, लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या होता है, फ्री हो जाते हैं, आयंस जो होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं। बट इन मोल्टन स्टेट आयंस कैन मूव फ्रीली, ये आयंस जो हैं स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकते हैं। दीज आयंस कैन मूव फ्रीली, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड और ये कंपाउंड जो होते हैं कंडक्टिंग होते हैं एंड सो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। सो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, conduct electricity in molten state, electricity in molten state, और ये molten state में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ दो क्वेश्चन थे थर्ड में हमारे,
ये दो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई आर मेटल्स नॉट जनरली फाउंड इन देयर फ्री स्टेट, जिसका जवाब यहां पर है कि मेटल्स आर जनरली रिएक्टिव इन नेचर, मेटल काफी रिएक्टिव होते हैं, एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रिवेलिंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ में ज्यादा टेम्परेचर होता है, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो कि पृथ्वी के सरफेस के अंदर होता है, दे जनरली एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, और वो रिएक्ट कर जाते हैं टेम्परेचर पर बहुत जल्द, और ये फाइन वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं विथ अदर एलिमेंट के साथ। लेकिन अब दूसरा है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में, क्यों? तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस के मूवमेंट के कारण, और ये आयंस सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, पैक्ड रखते हैं, और ये आयंस हार्डली एनी मूवमेंट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। बट इन मॉल्टन स्टेट, जैसे ये मॉल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड जाते हैं, देयर आयंस बिकम्स फ्री टू मूव, उनके आयंस जो होते हैं स्वतंत्रता रूप से मूव करने में सक्षम होते हैं, और सो आयनिक कंपाउंड बिकम कैपेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयंस आर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि एकदम पैक्ड रहते हैं। सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question is, question 4 is, copper coin was dipped in, copper coin was dipped in silver nitrate solution, silver nitrate solution. Copper coin was dipped in silver nitrate solution for few hours, कुछ घंटों के लिए. What happened to the copper coin? What happened to the कॉपर कॉइन? तो कॉपर कॉइन को क्या हुआ, इसका क्वेश्चन का ए एंड बी इज, हाइड्रोजन गैस इज नॉट एवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट evolved when most metals react, most metal react with concentrated nitric acid. This is nitric acid, concentrated nitric acid. State reason to justify the statement. State reason to justify this statement. State reason to justify the statement. तो बच्चों यहाँ कॉपर कॉइन को एक सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है कुछ घंटों के लिए, तो कॉपर कॉइन में क्या परिवर्तन होगा? दिस इज फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि आप जब भी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो कॉपर इज अबव सिल्वर, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है, तब मरकरी है, तब सिल्वर है। सिल्वर नीचे है तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ओके, कॉपर क्या है एक्टिविटी सीरीज में? ये
हाइड्रोजन के बाद का पोजीशन कॉपर का है, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर। तो सो कॉपर ही इज मोर रिएक्टिव, Cu इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, सिल्वर। अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज कम से कम मेटल और नॉन मेटल जब भी आप पढ़ते हो तो आपको एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज को कंप्लीटली आपको बाय हार्ट कर लेना है। तो यहाँ बच्चों ए कोटिंग ऑफ सिल्वर, ए कोटिंग ऑफ, ए का आंसर है ए कोटिंग ऑफ सिल्वर was slowly deposited on copper coin, deposited on copper coin। चूंकि कॉपर कॉइन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, तो कोटिंग ऑफ सिल्वर वाज स्लोली डिपॉजिटेड ऑन कॉपर। ये सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे Cu प्लस सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है आपका, ये दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज सॉलिड। तो व्हाट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। तो सो इसमें क्या होगा, ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और कोटिंग ऑफ सिल्वर was slowly deposited on the copper coin, means कॉपर कॉइन पर सिल्वर के कोटिंग जो होगा वो चला जाएगा। जैसे कोटिंग ऑफ सिल्वर was slowly deposited on copper coin, this is the correct। and B is hydrogen is not involved in most metal react with conc nitric acid। बच्चों conc nitric acid एक strong oxidizing agent है। जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो जो हाइड्रोजन बनेगा वो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उसको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, बस इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, दिस इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके बनता होगा वो हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इट ऑक्सीडाइजेस, इट ऑक्सीडाइजेस, ऑक्सीडाइजेस व्हाट, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन फॉर्म्ड, हाइड्रोजन फॉर्म्ड in the reaction, in the reaction to oxide। ये हाइड्रोजन जो बनेगा उसको ऑक्साइड में, दैट इज हाइड्रोजन के ऑक्साइड को वाटर कहते हैं। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, ऑक्साइड, दैट इज वाटर, दैट इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन को वाटर कहा जाता है। एंड इटसेल्फ इट इज रिड्यूस्ड, एंड नाइट्रिक एसिड खुद अपने आप में रिड्यूस कर जाता है। एंड इटसेल्फ इट इज रिड्यूस्ड, और खुद में क्या हो जाता है, ये रिड्यूस्ड कर जाते हैं, रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल जिंक मेटल, जिंक का जो मेटल है वो रिएक्ट करता है आपका कॉन्क नाइट्रिक एसिड से, HNO3 यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो क्या हो जाता है, बनता है आपका जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट विल फॉर्म, प्लस हाइड्रोजन ना बना के हम इसको क्या बनाएंगे, वाटर, बिकॉज नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन नहीं बनने देगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन बनेगा उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, प्लस खुद रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रिक एसिड NO2 के रूप में। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको बैलेंस कर देंगे, हियर 2 नाइट एंड दिस इज 2H2। तो खुद देखिए नाइट्रिक एसिड रिड्यूस कर गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, एंड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन जो बन रहा था उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके वो उसको बदल देता है वाटर में, हाइड्रोजन को वाटर में बदल देता है। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ये चीज आप नोटिस कीजिएगा, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर द 2 मेटल्स जिसके साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है,
बाकी और किसी के साथ नहीं, बिकॉज नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के वजह से मेटल से रिएक्ट करने के बाद जो भी हाइड्रोजन निकलता है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद ये रेड्यूस्ड हो जाता है। कॉम्प नाइट्रिक एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, NO2 देगा, व्हिच इज ए ब्राउन गैस, यू आल्सो नो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ब्राउन गैस। यही डाइल्यूट होता तो नाइट्रिक ऑक्साइड देता NO। अगर कॉम्प की जगह पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रखेंगे तो NO बनेगा, लेकिन कॉम्प नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ब्राउन गैस, यू नो। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन बच्चों, मेटल और नॉन मेटल से प्रैक्टिस लेक्चर 3 यही समाप्त हो रहा है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और अगले लेक्चर 4 प्रैक्टिस लेक्चर 4 में फिर आपसे मिलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।